प्रिय विद्यार्थियों, सभी को हार्दिक नमस्कार। 12th मैथ्स की इस क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अब तक के लेक्चर्स में हम यूनिट सेकंड कंप्लीट कर चुके थे और आज हम आगे बढ़ने वाले हैं और आगे शुरुआत करते हैं यूनिट थर्ड की, जिसका नाम है कलन या कैलकुलस। ठीक है, तो अपने पहले देखते हैं कि कलन का सामान्य अर्थ क्या होता है। उसके बाद में आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये 7 चैप्टर्स के नाम लिखे गए हैं। ये सातों चैप्टर ही कलन की ब्रांचेज कहलाती हैं, कलन के विशेष प्रकार कहलाते हैं। ये सब है कलन के प्रकार के अंतर्गत ही। ठीक है, तो चलिए ध्यान दीजिएगा। कलन वास्तव में मैथमेटिक्स की वह ब्रांच है जिसमें किसी फंक्शन के प्रांत में होने वाले परिवर्तन के सापेक्ष परिसर में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन करते हैं। इसका मतलब आप समझ पाए होंगे कि कलन कोई गणितीय मान नहीं है, कलन कोई सूत्र का नाम भी नहीं है। कलन वास्तव में एक अध्ययन की प्रक्रिया का नाम है। ठीक है ना। और अध्ययन की प्रक्रिया में किसका अध्ययन करना है? हमें अध्ययन करना है फंक्शन के परिसर का। लेकिन यह अध्ययन स्वतंत्र नहीं होता है, यह अध्ययन फंक्शन के प्रांत के सापेक्ष होता है। इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन का जो प्रांत है ना, उस पर फंक्शन का परिसर डिपेंड करता है। इसका मतलब यही तो होता है। और उस डिपेंडेंसी को हम जिस प्रोसेस के माध्यम से समझते हैं वो प्रोसेस ही कलन के नाम से जानी जाती है। इसका मतलब ये बड़ी आसान सी बात आपके मन में बैठ रही होगी कि कलन फंक्शन के परिसर को समझने की, अलग अलग कंडीशन में समझने की एक प्रोसेस है। अच्छा, अब यदि फंक्शन के परिसर को समझने की प्रोसेस है जो कि प्रांत पर डिपेंड करती है, तो हम सब जानते हैं कि यदि प्रांत का मान अलग अलग रूपों का हो तो हम कलन को भी अलग अलग रूपों का पढ़ सकते हैं। और मैं दोबारा कह दूं, अगर फंक्शन का जो प्रांत है वो अलग अलग प्रकार का होगा तो कलन के भी हमें अलग अलग प्रकार मिलेंगे। जैसे यदि फंक्शन का जो प्रांत है उसमें हम चेंज बहुत छोटा करते हैं तो कलन एक अलग रूप में हमें पढ़ने को मिलता है। यदि इसी प्रांत में हम चेंज बहुत बड़ा करते हैं तो कलन को एक और रूप में पढ़ा जाता है। यदि इसी प्रांत में चेंज सतत हो या असतत हो या जीरो हो या नेगेटिव हो, मतलब मैं चांस की बात कर रहा हूँ, चेंज की, तो फंक्शन का जो परिसर, जो प्रांत है, परिसर नहीं प्रांत है, उसमें चेंज किया जाना जिस जिस प्रकार का होगा उसके हिसाब से कलन भी कई प्रकार का बन सकता है। लेकिन मुख्य शब्द है कलन में परिसर का अध्ययन। इसको आप भूलिएगा नहीं। अगर आपसे कोई पूछ ले कि आप 4-5 शब्दों में बताओ कलन क्या है, तो सीधी सी बात है कि कलन फंक्शन के परिसर को पढ़ने का एक प्रोसेस का नाम है, लेकिन किसके सापेक्ष? प्रांत में परिवर्तन के सापेक्ष। ठीक है। अच्छा, अब हम थोड़ी बहुत आगे चर्चा करते हैं। इसमें आप देख पा रहे हैं हमारे सामने ये 7 चैप्टर्स लिखे गए हैं। ये सातों चैप्टर ही कलन में प्रांत में होने वाले परिवर्तन की अलग अलग जो वेरिएशन है उसके हिसाब से इन सातों को बनाया गया है। लेकिन बेसिकली कलन 2 प्रकार का होता है। शुरुआत में मतलब जनरली 2 प्रकार का होता है, फिर आगे 2 प्रकार में कई शाखाएं बन गई हैं। वो 2 प्रकार कैसे हैं? देखिए, यदि किसी फंक्शन के प्रांत में जो हम चेंज करते हैं वह बहुत छोटा हो, फंक्शन के प्रांत में जो चेंज करते हैं ना वो बहुत छोटा हो, तो उस कंडीशन में हम परिसर के अंतर्गत जो चेंज हो रहा है उसका अगर हम अध्ययन करें तो वह अध्ययन कहलाता है अवकलन। अब यहाँ पर देखिए कलन के 2 प्रकार लिखे हैं मैंने, अवकलन, समाकलन। तो इसमें जो शब्द है ना कलन, वो कॉमन है दोनों में, देख लो भले आगे भले अव और समा आ गया। तो अवकलन जो है वो कलन का वह प्रकार है जिसमें प्रांत में जो परिवर्तन हम खुद करते हैं वह अति सूक्ष्म होता है। एक इसमें खास बात बता दूं आपको, हम हमेशा किसी फंक्शन का जो प्रांत है ना उसमें परिवर्तन खुद करते हैं, परिसर में परिवर्तन खुद नहीं करते। परिसर में परिवर्तन हमें प्राप्त होता है लेकिन प्रांत में परिवर्तन खुद करते हैं हम। ठीक है ना। अब ये कैसे होता है इसको हम आगे देख लेंगे इसी वीडियो में, एक बार केवल सुन लें। तो अगर प्रांत में परिवर्तन अति सूक्ष्म हो तो उस परिवर्तन के कारण जो परिसर में परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है वह अवकलन के नाम से जाना जाता है। नाम दिया गया है अवकलन। ठीक है। इसी प्रकार यदि प्रांत में परिवर्तन हम बहुत बड़ा करें, मतलब प्रांत में परिवर्तन की जो मात्रा है वो
सापेक्ष रूप से अति विशाल है, तो परिवर्तन यदि विशाल हो या कह सकते हैं कि बहुत अधिक मात्रा में हो, तो उस कंडीशन में जो परिसर का अध्ययन या परिसर में परिवर्तन का जो अध्ययन करने की प्रक्रिया है उसको समाकलन नाम दिया गया है। ठीक है, तो कलन के ये दो बेसिक प्रकार होते हैं, अवकलन, समाकलन। इसके आपने अर्थ समझे हैं अभी। देखिएगा, अब इन दो बेसिक प्रकारों पर डिपेंडेंट हमें यूनिट थर्ड में ये 7 चैप्टर मिलते हैं, और इन 7 चैप्टर में ही अगर आप थोड़ा बहुत ध्यान दें, इस पर आप विचार कीजिएगा, चैप्टर नंबर 6, 7, 8 ये तीनों, ये जो 3 चैप्टर है ना, ये तीनों के तीनों चैप्टर अवकलन के अंतर्गत पढ़े जाते हैं। ये तीनों चैप्टर ही डिफरेंशिएशन के पार्ट हैं। ठीक है, और चैप्टर नंबर 9, 10, 11, 12 ये चारों चैप्टर समाकलन के अंतर्गत आते हैं। इसको हम 2 प्रकार में तोड़ दिया। 7 चैप्टर थे, शुरू वाले 3 चैप्टर अवकलन के हैं, आगे वाले चारों चैप्टर समाकलन के हैं। ठीक है, अच्छा, अब थोड़ी बहुत इसके एग्जाम के हिसाब से नंबरिंग की थोड़ी बहुत बात कर ले हम। देखिए, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, 6 का नाम है सातत्यता अवकलनीयता, 7 का नाम है अवकलन। ये दोनों चैप्टर जो है ना, ये दोनों चैप्टर एग्जाम के हिसाब से 8 नंबर गेन करते हैं। ये नहीं कह सकता मैं कि ये चैप्टर अलग कितने नंबर का है, ये अलग कितने नंबर का है, ये नहीं कह सकते हम, लेकिन दोनों का योग 8 नंबर का होता है। लेकिन पिछले 4-5 सालों में जैसा पेपर्स मैंने देखे हैं, तो ये पाया गया है कि चैप्टर नंबर 6 2 नंबर का और चैप्टर नंबर 7 6 नंबर का होता है। कई बार इसका उल्टा भी हो जाता है, कई बार चैप्टर नंबर 6 6 नंबर का और चैप्टर नंबर 7 2 नंबर का आ सकता है। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता दोनों 4-4 नंबर के हो जाएं, ऐसा नहीं हो सकता, 2-6 में बढ़ता ही है। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है अवकलजों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, ये चैप्टर 6 नंबर का होता है एग्जाम में, और इसमें से 2 सवाल हर साल पूछते हैं 3-3 नंबर के। ठीक है ना, इसी प्रकार आगे समाकलन में एंटर करें हम। चैप्टर नंबर 9 इसका नाम है समाकलन, जो अनिश्चित होगा, जिसमें सी आता है। आपने थोड़ा बहुत पढ़ा 11th क्लास की फिजिक्स में, समाकलन के प्लस में सी आता है, तो प्लस में जो सी आता है उसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। और जिस समाकलन में लिमिट्स होती हैं, आगे आप देखने वाले हैं कैसे होता है ये सब, बड़ा आसान कंसेप्ट है ये, काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। तो जिस समाकलन में लिमिट्स होती है ना, उसमें सी नहीं आता, तो वो होता है निश्चित। ठीक है ना, तो अनिश्चित और निश्चित ये दोनों समाकलन की विधाएं हैं, प्रकार हैं। ये दोनों 12 नंबर का पोर्शन है एग्जाम के हिसाब से, और अलग अलग देखें तो 6-6 नंबर के प्रश्न आते हैं। इसमें से 3 प्रश्न आते हैं 1 नंबर का, 2 नंबर का, 3 नंबर का। इसमें से 6 नंबर का एक ही प्रश्न आएगा। ठीक है, ये पहले से फिक्स है पैटर्न। इसके बाद 11वीं प्रश्नावली है समाकलन के अनुप्रयोग। एक इसका नाम और भी है क्षेत्रकलन। ये नाम वास्तव में क्यों पड़ा? देखिए, समाकलन का जो अनुप्रयोग है, मतलब समाकलन के जो यूज हैं, उस यूज के अंतर्गत हम किसी भी प्रकार की आकृति का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। मतलब आकृति कोई भी क्यों ना हो, ऐसा नहीं कि वह वर्ग हो या आयत हो, वो कैसे भी अपभ्रंश आकृति क्यों ना हो, उसका एरिया हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एक प्रोसेस है उसकी छोटी सी समाकलन के अंतर्गत। तो इसलिए क्षेत्रफल ज्ञात करना इसमें सिखाया गया, इसलिए इसको बोला गया क्षेत्रकलन। ठीक है, और ये प्रश्नावली एग्जाम में 6 नंबर की होती है। इसमें से भी हर साल 2 प्रश्न 3-3 नंबर के पूछ लेते हैं। और इस यूनिट की अंतिम प्रश्नावली है 12वीं प्रश्नावली, अवकल समीकरण। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन, ये भी एग्जाम में 6 नंबर की प्रश्नावली होती है। इसमें से 6 नंबर का एक ही सवाल पूछा जाता है। ठीक है, वैसे आप जानते हैं कि पूरा पेपर होता है 80 नंबर का, और 80 नंबर में से आप देखिएगा इनका टोटल है 38 नंबर्स। तो सोच लो यूनिट थर्ड कितनी इंपॉर्टेंट है। आपने अभी यूनिट सेकंड की थी, यूनिट सेकंड के 3 चैप्टर किए आपने, और तीनों चैप्टर्स के एग्जाम स्कोरिंग का एडिशन है 10 नंबर केवल, मतलब यूनिट सेकंड 10 नंबर की ही है। इसी प्रकार यूनिट फर्स्ट भी है, आगे यूनिट 4th भी है, 5th भी है, 6th भी है। आपके बुक में पूरी 6 यूनिट है। इन 6 यूनिट में से अकेली तीसरी यूनिट 38 नंबर गेन करती है 80 में से। तो आप इसको समझिएगा कि इसकी कितनी इंपॉर्टेंस है। ये यूनिट आपके सिलेबस की सबसे बड़ी यूनिट है। और एक बात आपसे मैं और आग्रहपूर्वक कह दूं कि ये जो यूनिट है ना, इस यूनिट का जो नाम है कलन, यह आगे की मैथमेटिक्स
मतलब बीएससी या बीटेक या एमएससी, तो आगे की मैथमेटिक्स में यह जो चैप्टर है कलन वाला, इसमें सारा पार्ट आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, ये बहुत इंपॉर्टेंस वाला चैप्टर है ये। इसलिए मैं आपसे कहूँगा कि आगे अगर आपको मैथ्स में ही बढ़ना हो या आगे आपको मैथ्स के साथ में बढ़ना तो है ही, 12th मैथ्स में आप हो, तो ये चैप्टर आपको ढंग से आना चाहिए, क्योंकि ये आगे लंबी रेस के अंतर्गत इसको पढ़ाया जाता है, ठीक है ना। इस चैप्टर की खास बात ये भी है, इस चैप्टर का मतलब पूरे इन चैप्टर्स की, कलन की खास बात ये भी है, अगर आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं, अगर आपको फंक्शन के बारे में थोड़ा बहुत पता हो, अगर आपको लिमिट्स निकालनी आती हो, है ना, ये मतलब ग्राफिकल अगर आपकी अप्रोच ठीक है, अगर आपकी बेसिक टूल्स में पकड़ है ना, तो ये कैलकुलस वाला जो पार्ट है बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग भी है। और इसमें यदि आपकी बेसिक अप्रोच नहीं है, टूल्स में पकड़ नहीं है मैथमेटिक्स की, तो मैं कहूँगा कि इसमें शुरुआत से ही आपको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो डरिए नहीं, मेरा प्रयास रहेगा कि जिस जिस प्रश्नावली में जिन जिन बेसिक चीज़ों की ज़रूरत होगी वो आपको शुरुआत में बताया जाए, लेकिन आपका ये कर्तव्य है कि आप उन चीज़ों को जो आपके बहुत काम की हैं उनको ढंग से समझें और मन में उसको तटस्थ भी करें, वरना आगे दिक्कतें कर देते हैं ये, ठीक है। तो चलिए हम इस बहुत बढ़िया जो आपके सिलेबस की सबसे अच्छी यूनिट है 3rd, इसकी शुभ शुरुआत करते हैं और अपनी शुरुआत करेंगे चैप्टर नंबर 6 से ही, जिसका नाम है सातत्यता तथा अवकलनीयता। इसकी हम शुरुआत पहले चैप्टर इससे ही कर लेते हैं। देखिए इसमें 6 चैप्टर की शुरुआत करने के लिए आपको कुछ सामान्य चीज़ें पता होनी चाहिए पहले, जैसे फंक्शन के बारे में पता हो थोड़ा बहुत, फंक्शन का प्रांत परिसर से प्रांत पता हो, है ना। उसके बाद में लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, हालांकि आपने 11th क्लास में पढ़ा है लिमिट के बारे में, लेकिन उसके बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पर यूज़ होंगी, तो वो बातें भी इसमें की जानी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम पहले शुरुआत करें, इसकी शुरुआत करते हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है सातत्यता तथा अवकलनीयता, ठीक है। इंग्लिश में कहें तो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। चलिए इसकी शुरुआत करें हम। देखिए इसमें इस प्रश्नावली को समझने के लिए बस आपको इन 2 शब्दों को समझना है, बस सातत्यता का अर्थ क्या है और अवकलनीयता का अर्थ क्या है। और इसको समझने के लिए हमें 2 ब्रांच में जाना पड़ेगा। एक तो ग्राफिकल अप्रोच होनी चाहिए आपके पास, मतलब दोनों का ग्राफ में क्या मतलब है, और एक आपके पास होनी चाहिए एल्जेब्रिक अप्रोच, मतलब एल्जेब्रिक मतलब बीजगणित रूप में इसको किस प्रकार से समझा जाए। इसको शुरुआत करने से पहले मैं इसमें कुछ इसकी बेसिक चीज़ें जो हैं उसको डिस्कस करना चाहूँगा। हम शुरुआत करेंगे फंक्शन से। पहले आपको फंक्शन के बारे में कुछ पता तो हो, उसके बाद में इस पर आएंगे हम, ठीक है। तो देखिए फंक्शन में मुख्यतः डोमेन और रेंज क्या होते हैं, मतलब प्रांत परिसर क्या होते हैं, इसकी थोड़ी बहुत बात कर लें। तो फलन के प्रांत एवं परिसर, इसकी चर्चा करते हैं। प्रांत एवं परिसर, इंग्लिश में आप जानते हैं इसका मतलब यही है कि डोमेन एंड रेंज, डोमेन एंड रेंज ऑफ ए फंक्शन। किसी फंक्शन का डोमेन मतलब प्रांत और रेंज मतलब परिसर क्या होता है। देखिए आप इसको यूँ समझिएगा कि किसी फंक्शन में अगर उस फंक्शन में किसी चर का मान हम खुद रख रहे हैं, जिस चर का मान हम खुद रख रहे हैं, जिस चर का हम मान खुद रखते हैं, वह चर या उस चर के समस्त मान डोमेन कहलाते हैं। और उस चर को रखने पर फंक्शन जो मान देता है, फंक्शन जो मान प्रदान करता है, वो हमेशा परिसर के अंतर्गत आता है। सांकेतिक भाषा में कहें तो इसको आप ऐसे देख सकते हैं कि यदि कोई फंक्शन हमें y बराबर f इन x दे रखा हो, इस संकेत की भाषा है केवल, तो आप इसमें ये देख पा रहे हैं कि y बराबर fx में ये फंक्शन x में है,
मतलब इसका मान ये हो सकता है एक्स स्क्वायर प्लस 1। एफ ब्रैकेट में एक्स, इसका मतलब क्या हुआ, एफ तो संकेत है फंक्शन का, और ब्रैकेट में एक्स इसका मतलब ये हुआ कि फंक्शन एफ इन एक्स है। इन एक्स मीन्स एक्स में लिखा जाएगा इसको। तो अगर ये फंक्शन एक्स में है तो आप देख पा रहे होंगे कि एक्स में होने पर इसमें आप एक्स के मान रख पाओगे खुद। इसलिए कह सकते हैं कि यहाँ पर जो एक्स है ना, एक्स ये कहलाता है डोमेन, इसको हम बोलते हैं प्रांत है ये। इसको मिटा रहा हूँ मैं एक बार, ठीक है। और यदि x को रख देते हैं तो मान किसका आता है, फिर मान आता है y का, या मान आता है पूरा fx का, एक ही बात है। तो यहाँ पर जो y है इसको बोला जाता है रेंज या परिसर, ठीक है। और ये जो संकेत आपको दिख रहा है ना f, केवल f, इसको हम बोल देते हैं कि ये फंक्शन का संकेत है, ये है फंक्शन। इसको आप तोड़ के देख लीजिए अच्छे से। x डोमेन, y जो इसका मान है x पर उसको बोलते हैं रेंज, और f जो संकेत है उसको बोलते हैं फंक्शन। ये फंक्शन प्रांत परिसर को अलग अलग करने का एक छोटा सा सांकेतिक भाषा में तरीका है, ठीक है। अच्छा, इसमें अगर हम एग्जाम्पल लेके देखें तो बड़ा आसान सा एक कंसेप्ट है। अगर आप देखें तो मान लो मैं ऐसा समझता हूँ इसमें कि मान लीजिए कि फंक्शन f(x) बराबर में ये दे रखा आपको, सपोज 2x स्क्वायर प्लस 1, ऐसा दे रखा है, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं इसमें अगर आप x का मान 1 रखें, x का मान खुद रखते हैं आप, रखो भाई इसमें 1, तो हमें x का मान 1 रखने पर f1 मिलेगा ना, f1 मिलेगा। वो कितना मिलेगा, रख दो यहाँ पर, तो 2 गुणा 1 की घात 2, तो 1 ही है वो, और प्लस में 1 मतलब 3 मिल गया। इसी प्रकार x का मान 2 रख दीजिए, तो f इन 2, ये 2 रखने पर आएगा 2 का स्क्वायर 4 इंटू 2 8 प्लस 1 9 हो जाएगा, है ना। x का मान रख दीजिए 3, तो f3 का मान क्या आ सकता है, 3 का स्क्वायर 9 इंटू 2 18 प्लस 1 19। अब इसमें आगे 4 5 रख दो। बोले मैं इसमें कहना क्या चाहता हूँ उसको पकड़िए। मैं इसमें कहना ये चाहता हूँ कि आपने इसमें रखा है हमेशा x का ही मान, और इसको मैं ऐसे भी कहूँगा कि ये y के बराबर है भाई, ताकि इससे आप जोड़ पाओ y बराबर fx बराबर में ऐसा कुछ। हालांकि बात एक ही है, y बोल दो fx बोल दो, इसमें कोई भेद नहीं है। तो आप इसमें देख पा रहे हैं हम इसमें x का मान खुद रखते हैं, हमने y का मान खुद नहीं रखा है। y मतलब fx पूरा, इसका मान आया है, किसके हिसाब से आया है, x के हिसाब से आया है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ इस पूरे के पूरे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में प्रांत कौन हुआ, प्रांत की मतलब प्रांत के मान क्या क्या हुए। प्रांत के मान हुए 1, 2, 3, आगे भी आएगा वैसे 4 5, पर यहाँ पर मैं केवल बात करूँ, यहाँ पर 3 है, केवल 1 2 3 ये प्रांत के बिंदु हैं, और परिसर के बिंदु यहाँ पर है 3 9 19, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल रूप में भी समझ सकते हैं इसको हम। अच्छा, एक बात और समझें, इसको हम ज्यामितीय रूप में देख सकते हैं कि प्रांत और परिसर को कैसे बताया जाता है। देखिए, अगर कार्तीय तल की बात करूँ मैं, ध्यान देना अच्छे से, काफ़ी काम की बात है वैसे। मान लीजिए कार्तीय तल है, आप जानते हैं कार्तीय तल हमेशा एक्स वाई तल को बोलते हैं हम, है ना। तो इस कार्तीय तल में गणित में ये परंपरा सी बनी हुई है, कुछ बातें परंपरागत मानी जाती है गणित में, उनको आप चैलेंज नहीं करते हैं। तो ये गणित में परंपरा सी बनी हुई है कि कार्तीय तल में हम हमेशा ही जो एक्स एक्सिस वाली रेखा है ना, उस पर हमेशा हम डोमेन को लिखते हैं। डोमेन मतलब प्रांत। हम हमेशा एक्स एक्सिस वाली रेखा पर प्रांत को ही लिखेंगे या प्रांत को ही पढ़ेंगे लिखा है तो, ठीक है। इसी प्रकार जो वाई एक्स की रेखा है उस पर हमेशा हम रेंज को पढ़ते हैं। ये बात हमेशा मतलब कांस्टेंट बात है, ये हमेशा ऐसा हमें मानना ही है, हमेशा ऐसा बताया नहीं जाएगा आपको आगे वाले सवालों में। ऐसा खुद मानना ही होता है कि प्रांत एक्स एक्सिस पर ही होगा और परिसर हमेशा वाई एक्सिस पर होगा, ठीक है। इसको पहले से स्वीकार करना चाहिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं इसमें हम। जैसे मान लो मैं इसी की बात करूं, मान लो ये जो फंक्शन है y बराबर में 2x² + 1, सपोज इस फंक्शन का यहाँ पर ग्राफ बनाने पर मान लीजिए ग्राफ ऐसा बना है, ये मान लो इसका ग्राफ, केवल अनुमान से कह रहा हूँ मैं। तो इसका ग्राफ ऐसा होने पर मान लीजिए यहाँ x का मान 1 है, यहाँ x का मान 2 है, यहाँ x का मान 3 है। तो ये खुद ही समझ जाइए कि ये 1 2 3 प्रांत होंगे, प्रांत के बिंदु होंगे। और यदि प्रांत के बिंदु हैं ये, तो ग्राफ को ऊपर लाओ भाई, ग्राफ जहाँ पर ये कट कर रहा है एक के सीध में, उसके सीध में y एक्सिस का मान निकाल लो। ये पक्का 3 आएगा, पक्का 3 आएगा।
इसका मान हमेशा 3 ही होगा। इसी प्रकार 2 के सामने ग्राफ कट यहाँ हो रहा है, तो इसमें 2 पर फंक्शन का मान था 9, इसलिए ये बिंदु 9 होना ही चाहिए। इसी प्रकार अगर मैं इसमें 3 को मान लो यहाँ पर कट कर रहा हूँ, तो यहाँ पर कट करने पर ये बिंदु 19 मिलना चाहिए हमें। ये केवल अनुमान से कह रहा हूँ, बाकी आपको समझना क्या है, आपको समझना है कि x पे प्रांत, y पर हमेशा परिसर के बिंदु मिलते हैं। ठीक है, तो ये ग्राफ में भी इसको आप देख पा रहे हैं, इस रूप में इसको बताया जाता है। अच्छा, एक बात आप और देख रहे होंगे कि अगर हम इन बिंदुओं को ब्रैकेट में लिखें, इन बिंदुओं को हम क्रमित युग्मों के रूप में लिखना चाहें, तो आप क्या लिखोगे? आप इस बिंदु को मान लो a है, इसको आप लिखोगे 1,3, 1 x का मान 3 y का मान। यहाँ पर मान लीजिए बिंदु b, इसको लिखोगे आप 2,9, c को लिखोगे 3,19। तो आप बड़ी आसानी से देख पा रहे हैं कि हर क्रमित युग्म, हर ब्रैकेट में हमेशा पहले वाला बिंदु प्रांत का बिंदु है और हमेशा बाद वाला बिंदु परिसर का बिंदु है। ठीक है, तो ये बातें वैसे सांकेतिक भाषा में आपको ढंग से समझनी ही है, केवल ज़्यादा इन पर मतलब थ्योरेटिकल न लिखो तो चलता है, लेकिन इसमें खास बात ये है कि हमें ये बातें आगे याद रहे बस, कि अगर ब्रैकेट लिखा है तो पहले प्रांत और बाद में परिसर लिखा होता है। इस कार्तीय तल के माध्यम से आप देख लीजिए, भले सिंपल सी बात है। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि किसी भी फंक्शन के अंतर्गत डोमेन, रेंज और खुद फंक्शन इस प्रकार से संबंधित होते हैं। अच्छा, इसको एक और, इसमें एक खास बात और भी मुझे याद आ रही है। अगर आप देखें तो यहाँ पर हम x जो है ना, x, इसका मान रखने में हम स्वतंत्र हैं, हम x का मान खुद रखते हैं, लेकिन y का मान रखते नहीं हैं। y का मान आता है x के हिसाब से। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर x तो स्वतंत्र चर है और y इसमें परतंत्र चर है। स्वतंत्र चर क्यों है? क्योंकि पहली बात चर तो है ना, आप जानते हैं चर क्यों है, गतिशील रहे चर तो होगा ही, लेकिन स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि इसका मान आप खुद रख पाओगे। इसमें इसके मान में आपको किसी की तरफ देखना नहीं है, खुद रखो, 1 रखना है, 2 खुद रख सकते हो आप, लेकिन y का मान आप खुद रखते नहीं हो। जैसे x का मान 1 रखा तो y का मान तो आया है 3, रखा थोड़ी है ना। इसी प्रकार x का मान 2 रखा तो आप y का मान 5 रख दो, ये नहीं हो सकता, y का मान तो 9 आएगा। ऐसे ही यहाँ पर 3 से 19 आएगा। मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर जो ये x है, ये है स्वतंत्र चर, और यहाँ पर जो y है ना, y, ये है परतंत्र चर। और इन 2 पॉइंट से एक बात बड़ी अच्छी समझ में आ चुकी है, क्या? कि किसी फंक्शन में जो डोमेन होता है, डोमेन, वो हमेशा स्वतंत्र चर होता है। ये इसमें विशेष बात है, डोमेन हमेशा स्वतंत्र चर ही माना जाता है, और जो रेंज है वो हमेशा परतंत्र चर होता है। परतंत्र बोल दो या आश्रित चर बोल दो, एक ही बात है ना। ये तो होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल और ये होता है डिपेंडेंट वेरिएबल। तो डोमेन और रेंज को आप स्वतंत्र और परतंत्र में भी बांट सकते हो। ठीक है, तो ये आपने देखा, इसमें हमने किसी फंक्शन के प्रांत और परिसर को कई रूप में समझ लिया है। सांकेतिक भाषा ये है। एग्जाम्पल में आप देखें तो बिंदुओं में इस प्रकार संबंधित होते ही है ये, और ग्राफ में देखें तो ग्राफ में हमने समझा कि क्रमित युग्म में पहला पॉइंट प्रांत, दूसरा पॉइंट परिसर की तरह व्यवहार करता है। x पर प्रांत को, y पर परिसर को लिखते हैं हम। और इसी प्रकार यहाँ से एक बात और समझ में आ गई है कि स्वतंत्र चर प्रांत और आश्रित चर को परिसर के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि इतना बताने के बाद में आपके मन में सेट हो गया कि प्रांत और परिसर वास्तव में क्या है। आगे बात करें अब इसमें हम। देखिए, प्रांत और परिसर का आगे इस यूनिट की जो 7 प्रश्नावलियाँ हैं, उन 7 प्रश्नावलियों के फंक्शंस में बार बार यूज होगा। इसलिए इस बात को अगर आप स्थायी नहीं कर पाएँ तो मुश्किल होगी आगे। इसको मन में अच्छे से सेट कर लें, आगे इसमें कुछ सोचना आपको नहीं पड़े, इतना बढ़िया से इसको सेट कर लें। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। आगे देखिए, आगे हम समझने वाले हैं लिमिट के बारे में थोड़ा बहुत। हालांकि आपने 11th क्लास में समझा है वैसे लिमिट को, है ना, लेकिन यहाँ पर चूँकि सातत्यता आपको समझनी है ना, तो इसको समझने के लिए पहले आपको लिमिट के वो जो 2 प्रकार थे, LHL, RHL, 11th क्लास में, उनको एक बार और थोड़ा बहुत रिवाइज कर लें। उनके बिना इसको हम शुरू नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, तो हम अब बात करते हैं थोड़ी बहुत लिमिट की। सीमा, देखिएगा, सीमा या इंग्लिश में कहें तो लिमिट।
देखिए, सबसे पहले तो लिमिट होती क्या है, इसमें 2-3 प्रश्न बनते हैं। वैसे लिमिट क्या है, लिमिट का आरोपण किस पर करते हैं और लिमिट के द्वारा क्या प्राप्त होता है, ये सब। देखिए, लिमिट वास्तव में किसी फंक्शन का अत्यंत संभावित मान है। अगर मैं 2-3 शब्दों में कहूँ तो फंक्शन का अत्यंत संभावित मान उसकी लिमिट कहलाती है। अच्छा, तो लिमिट लगाते कब हैं? लिमिट हम तब लगाते हैं जब फंक्शन अपरिभाषित स्थिति में गया हो। तो लिमिट लगाते किस पर हैं? लिमिट लगाते हैं हम फंक्शन पर। ठीक है, ये 2-3 इसमें खास बातें आपके मन में हमेशा रहे। देखिए, हम कह सकते हैं कि लिमिट वास्तव में फलन का अत्यंत संभावित मान, फंक्शन का अत्यंत संभावित मान। अब अत्यंत संभावित मान कई बार होता भी नहीं है, ये भी आप देखेंगे आगे, कई बार होता नहीं है, मतलब कई बार लिमिट का अस्तित्व नहीं होता, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अगर हम देखें तो एग्जाम्पल के रूप में कहूँगा मैं, यदि मान लीजिए ये एक कार्तीय तल है, इसमें मान लो एक फंक्शन है y बराबर fx, ठीक है, और इस फंक्शन के लिए हमने ये देखा कि x बराबर a है। मान लो यहाँ पर बिंदु है कोई, ये x बराबर a। अगर x बराबर a, जो कि आप जानते हैं पक्का प्रांत है ये, है ना, प्रांत के बिंदु x बराबर a पर आप देख पा रहे हैं कि फंक्शन का ग्राफ टूट गया है। फंक्शन का जो ग्राफ है यहाँ पर टूट रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि x बराबर a पर फंक्शन अस्तित्व में नहीं है। x बराबर a पर फंक्शन के मान का अस्तित्व नहीं है। इसलिए इस कंडीशन में हमें लिमिट लगानी पड़ती है। लिमिट केवल तब लगाई जाती है जब फंक्शन दिए गए बिंदु पर अपरिभाषित स्थिति में प्राप्त होता हो। ठीक है, अब प्रश्न उठा कि अपरिभाषित की जांच कैसे करें हम। देखिए, गणित में फंक्शन 2 प्रकार के होते हैं। वो होते हैं प्रांत के लिए कौन से 2 प्रकार होते हैं? एक तो वे फंक्शन जो अपने प्रांत में सदैव परिभाषित हो, और एक वे फंक्शन जो अपने प्रांत में कई बिंदुओं पर अपरिभाषित हो। तो वे फंक्शन जो कई बिंदुओं पर अपरिभाषित होते हैं उनके लिए हम लिमिट को यूज़ करते हैं। अच्छा, अगर आपको याद हो तो हमने अपरिभाषित 7 रूप पढ़े थे, एक बार उसको मैं याद दिला दूं। अनडिफाइंड फॉर्म, 7 अनडिफाइंड फॉर्म, सात अपरिभाषित रूप होते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं। पहला रूप तो ये है 0/0, दूसरा रूप ये है अनंत बट्टे अनंत, तीसरा रूप होता है अनंत गुणा 0, है ना, चौथा रूप होता है अनंत प्लस माइनस अनंत, पांचवा रूप है 0 की घात 0, छठा रूप है अनंत की घात 0, सातवां रूप है 1 की घात अनंत। इन सातों को अपरिभाषित रूप के अंतर्गत गणित में लिया जाता है। यदि किसी फंक्शन का किसी बिंदु x बराबर a पर इन सातों में से कोई एक प्रकार बन जाए, कोई भी एक बन जाए, तो उस स्थिति में हमें उस बिंदु पर फंक्शन का मान निकालने के लिए लिमिट का उपयोग करना पड़ता है। इसका मतलब लिमिट इन सातों रूप वाले फंक्शंस के अंतर्गत काम आती है। खास टूल है ये। वैसे लिमिट के माध्यम से आप फंक्शन का अत्यंत संभावित मान निकाल पाते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल दे के बताऊँ मैं थोड़ा बहुत इसको। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है y बराबर fx है, कोई फंक्शन है ना, ये मान लीजिए ऐसा है x² माइनस a² बट्टे x माइनस a, और आपसे कहा जाए कि x बराबर a पर, हमसे कहा जाए कि x बराबर a पर फंक्शन का मान ज्ञात कीजिए। तो आप देख लीजिए x बराबर a पर ये ऊपर तो बन गया, x का मान रखो a, इसमें रखना चाहिए a, तो ऊपर तो बन गया a² माइनस a² बट्टे में a माइनस a, मतलब 0/0 रूप आ गया ये। इसका मतलब ये एक अपरिभाषित स्थिति बन गई है। इसलिए इस कंडीशन में होता क्या है वास्तव में, इस कंडीशन में x बराबर a पर फंक्शन इस प्रकार टूट जाता है, और टूटने से यहाँ पर फंक्शन का हमें मान मिलेगा नहीं। तो उस कंडीशन में मान की संभावना निकाली जाती है, मतलब मान को हम अनुमान से निकालते हैं फिर, और उस अनुमान से निकालने की विधा को हम लिमिट बोल देते हैं। ठीक है, अब इस अनुमान से मान निकालने की जो प्रोसेस है वो क्या है, एक बार इसको थोड़ा बहुत ग्राफ रूप में या बीजगणितीय रूप में थोड़ा बहुत देख लें, देखेंगे।
देखिए किसी फंक्शन की जो लिमिट होती है ना, उस लिमिट को स्मॉल एल के द्वारा शो किया जाता है, और लिमिट का सूत्र होता है ये यहाँ पर LIM x टेंडिंग टू a। मैं बात कर रहा हूँ x के मान a पर लिमिट, और यहाँ लिखा जाता है fx। ये लिमिट का बेसिक फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला यही है, ठीक है। अच्छा, अब इस फॉर्मूला को प्राप्त करने के लिए बीजगणितीय रूप में फंक्शन को दो रूप में पढ़ा जाता है। भाई सीधी सी बात है कि फंक्शन ये ऐसा था, ये सीधी सी बात है कि फंक्शन ये ऐसा था कि इस फंक्शन में x बराबर a पर फंक्शन का ग्राफ टूट गया था। अब यदि ग्राफ टूट गया था तो यह ग्राफ दो रूप में बन सकता है। कैसे कैसे देखिएगा, अगर आप देखें तो यहाँ पर ये दो रूप में ग्राफ बन सकता है। जैसे एक ग्राफ तो ऐसा बन जाए, ये है, और इसे मान लीजिए कि x बराबर a बिंदु ये होगा। मान लीजिए कि x बराबर a वाला बिंदु यह है, और ग्राफ ऐसे यहाँ पर टूट गया ताकि ये अपरिभाषित स्थिति बना रहा हो, है ना। 2 नंबर ग्राफ ऐसा बन सकता है ये, और यहाँ पर ये टूट गया x बराबर a पर। सपोज यहाँ x बराबर a बिंदु है और थोड़ा सा टूटा हुआ ग्राफ आप देख पा रहे हैं। इसको मैं थोड़ा ज़्यादा कर रहा हूँ ताकि आपको दिखे, हालांकि होता कम ही है ये ऐसा, ठीक है। अब ये दो स्थितियाँ बन गई हैं। अब इन दोनों में आप ये देख पाएंगे अच्छे से कि लिमिट का मान कहाँ कहाँ आएगा, कहाँ कहाँ नहीं आएगा। देखिए x बराबर a पर फंक्शन ग्राफ टूट गया है, तो एक बात तो तय है कि x के बराबर a पर फंक्शन का मान नहीं निकालना है। तो क्या करें भाई, तब अब क्या करते हैं हम कि x बराबर a से जस्ट पहले या जस्ट बाद में मान निकालते हैं। जैसे यहाँ देखिएगा x बराबर a पर तो मान अनंत है तो मत निकालो, लेकिन a से जस्ट पहले वाले बिंदु पर मान निकाल लो। तो जस्ट पहले वाला बिंदु ये है ग्राफ में, इस पर मान निकाल लो, और जस्ट बाद वाला बिंदु यहाँ चला गया। मैं बात कर रहा हूँ ग्राफ की, ग्राफ में पहले वाला बिंदु यहाँ है और बाद वाला बिंदु यहाँ चला गया। इन पर मान निकाल लो, और आप जानते हैं कि x बराबर a से जस्ट पहले वाला बिंदु a से लेफ्ट में है, लेफ्ट साइड में है, इसलिए इसको बोला जाता है लेफ्ट हैंड लिमिट। एक नाम है इसका लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको मैं नाम दूंगा LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और ये राइट हैंड में ना ये, तो इसको बोला जाता है RHL, राइट हैंड लिमिट। आप देख लीजिए कि जस्ट पहले वाला जो LHL है उसका मान यहाँ पर प्राप्त हो रहा है, और RHL का मान यहाँ आ रहा है। क्या आप देख पा रहे हैं कि x बराबर a पर तो फंक्शन अपरिभाषित था, लेकिन जस्ट पहले और जस्ट बाद वाले बिंदुओं पर फंक्शन के मान जो हैं वो अलग अलग आ गए हैं। अब जब अलग अलग आ गए हैं तो फंक्शन का एग्जैक्ट x बराबर a पर अनुमान करना मान का संभव नहीं है। मतलब यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर LHL जो है वो RHL के बराबर नहीं है, इसलिए यहाँ पर फंक्शन के मान का अनुमान लगाना असंभव है। इसलिए इस स्थिति में फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा, ऐसा पढ़ते हैं इसको। आगे देखिए, यहाँ पर x बराबर a पर फंक्शन विद्यमान नहीं था, लेकिन पहले वाला बिंदु ये है LHL, आगे वाला बिंदु ये है राइट हैंड में ना, इसको बोलते हैं RHL। क्या आप देख पा रहे हैं कि LHL का जो मान है वो यहाँ पर कट कर रहा है, और RHL का जो मान है उसको मैं थोड़ा आगे ऊपर ला रहा हूँ ताकि बराबर दिखे, और RHL का जो मान है वो भी लगभग LHL के जैसा ही है। तो दोनों यहाँ पर आ गए। इसका मतलब यहाँ पर आप खास बात देखिएगा, LHL और RHL बराबर आ गए हैं, और ये अनुमान बड़ा सटीक है। यदि x बराबर a पर फंक्शन टूट गया तो कोई बात नहीं, a से पहले वाले और a से बाद वाले बिंदुओं पर फंक्शन के मान को ज्ञात कर लीजिए। यदि पहले वाला और बाद वाला मान बराबर आया तो हम ये मान लेते हैं कि यहाँ पर भी मान यही होगा, और इसलिए इस LHL बराबर RHL वाली स्थिति में ही हम इन दोनों का जो बराबर वाला मान था, इसी मान को हम इसकी लिमिट मान लेते हैं। ठीक है, तो लिमिट एक फंक्शन का खुद का मान नहीं है, फंक्शन का संभावित मान है, और वो संभावित मान केवल तब विद्यमान होगा जब जिस बिंदु पर फंक्शन का मान नहीं था उससे पहले वाले पर और बाद वाले पर मान बराबर आए। भाई इसमें खास बात है कि मान का बराबर आना, ये इसमें विशेष बात है। ठीक है, बराबर आएगा तो कह सकते हैं कि यहाँ पर ये फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व होगा। ठीक है, अब इसमें एक थोड़ी बहुत ध्यान दें, यहाँ पर LHL और RHL का सूत्र क्या है उसको एक बार देख लीजिए। तो यहाँ पर इसके हम कह सकते हैं कि लिमिट के ही दो प्रकार होते हैं वैसे, एक तो है LHL, एक RHL। तो यहाँ पर मैं पहले लिख रहा हूँ LHL को। LHL का सूत्र ये होता है भी, लिमिट x टेंडिंग टू a माइनस fx।
अब इसमें a के ऊपर छोटा सा माइनस, इसका मतलब एक नेगेटिव नहीं है, इसका मतलब संकेत है a माइनस। a माइनस का मतलब क्या हुआ कि a से पहले वाले बिंदुओं, लेफ्ट मतलब माइनस का मतलब पीछे, पहले वाले बिंदुओं से a की तरफ x आ रहा है, x टेंडिंग टू मतलब x गतिशील है a से पहले वाले बिंदुओं से a की तरफ। इसको मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h, a की बात है। a माइनस का मतलब क्या था, a से कम मान से a की तरफ आना, और यहाँ से a से कम मान बन गया a माइनस h करते ही, और h टेंडिंग टू 0 है ये, ठीक है। इसी प्रकार सेकंड है आर एच एल, इसका सूत्र ये है लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस, और यहाँ पर है एफ एक्स। इसको ऐसे कह सकते हैं लिमिट की भाषा में, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a प्लस h। तो a प्लस h इसका मतलब a में कुछ ज़्यादा है, और यहाँ पर संकेत भी वही था, लिमिट x टेंडिंग टू a प्लस का मतलब a पॉजिटिव, इसका मतलब ये मत मानिएगा, a प्लस का मतलब a से बड़े मानों से a की तरफ x गतिशील है, ठीक है। और यहाँ पर इसका मतलब a प्लस h भी होता है, a की बात। तो ये LHL और RHL के हमें ये सूत्र याद करने हैं, वैसे सवाल में ये सूत्र काम आएगा, h वाला है ना, ये दोनों सूत्र हैं। और आप देख पा रहे हैं कि लिमिट का अस्तित्व केवल तब होता है जब LHL बराबर RHL हो। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, यहाँ पर लिमिट का अस्तित्व नहीं होगा। और यहाँ पर हम कह सकते हैं लिमिट एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर लिमिट का अस्तित्व इस स्थिति में होगा, और आगे हमें सातत्यता को पढ़ने के लिए इसका बार बार यूज करना पड़ेगा, इसलिए मैं इसको पहले बताया थोड़ा बहुत, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं कि लिमिट का उद्देश्य है फंक्शन का अत्यंत संभावित मान ज्ञात करना। लिमिट लगाई जाती है फंक्शन पर, लिमिट लगाने से फंक्शन का संभावित मान केवल तब प्राप्त होगा जब LHL और RHL बराबर होंगे, मतलब लिमिट का अस्तित्व तब होगा, मतलब लिमिट निकाली केवल तब जा सकती है जब उस बिंदु से पहले वाले और बाद वाले बिंदुओं पर फंक्शन का वास्तविक मान, जैसे आप जानते हैं कि LHL और RHL जो हैं वो फंक्शन के वास्तविक मान हैं। वास्तविक मान क्यों है कि पहले वाले बिंदु पर तो मान था ही फंक्शन का, तो ये LHL और RHL जो हैं ये अगर बराबर हुए तो कह सकते हैं कि वहाँ पर फंक्शन का संभावित मान ज्ञात हो सकता है, और उसी को उस फंक्शन की लिमिट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। तो आई होप कि आप लिमिट के बारे में ये संक्षेप में कुछ बातें समझ पाए होंगे। अब आगे हम लिमिट का एक पर्टिकुलर सवाल लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में, और समझते हैं कि लिमिट को कैसे ज्ञात किया जाता है। एक बार देखिएगा, लिमिट ज्ञात करने के तरीकों में ही हम इसको देखेंगे थोड़ा बहुत। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं इसमें, जैसे कोई फंक्शन है f(x), इसको बना सकते हैं हम, ठीक है। एक पर मान लो बनाना हो तो ऐसा बना दीजिए 5x माइनस 4, ठीक है। और जब x का मान जो है वो 0 से बड़ा हो और 1 से कम या बराबर हो, ऐसा मान सकते हैं हम, यहाँ पर एक आएगा। इसी प्रकार यहाँ पर मान सकते हैं 4x क्यूब माइनस 3x 4, और जब x का मान 1 से बड़ा हो और 2 से छोटा या बराबर हो, ऐसी कंडीशन बना सकते हैं हम, ठीक है। और हमें अगर पूछा जाए कि फंक्शन अगर इस प्रकार से व्यवहार करता हो तो बताइए, इसमें हमें जांचना है 8x इक्वल 1 कि x बराबर 1 पर आपको जांच के बताना है कि फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व है क्या, और अगर अस्तित्व है तो उसका मान क्या होगा, ठीक है। तो चलो एक तरीका समझिएगा, इस तरीके का आपको बार बार यूज करना है, इसलिए इसको आप ढंग से देखिए। अब हम बात करते हैं सॉल्यूशन की। हमें पहले इसमें फंक्शन की लिमिट का अस्तित्व जांचने के लिए LHL और RHL के मान निकालने पड़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं LHL से। LHL का मतलब जानते हैं बाईं सीमा, हमें इसमें बाईं सीमा का मान ज्ञात करना है। तो बाईं सीमा मीन्स LHL, और LHL का सूत्र आप अभी सीख चुके हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f a माइनस h। अब यहाँ पर a का मान क्या है, 1 है, बिंदु होता है ना a, तो कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर
तो x बराबर 1 पर वही LHL चल रहा है, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f 1 माइनस h आ जाएगा। अब जरा आप देखिए, इसको पढ़िए अच्छे से। लिमिट में आप जानते हैं कि f और ब्रैकेट में हमेशा x आता है। अब यहाँ पर x के स्थान पर आ गया 1 माइनस h, तो देखिए इसमें x की वैल्यू किस प्रकार की है, x की वैल्यू 1 में से कुछ घट रहा है, ऐसी है। तो 1 में से कुछ कम हुआ ना, इसका मतलब यह फंक्शन यहाँ चला गया। जब x का मान 1 से कम या बराबर हो, इसका मतलब इसकी वेरिएशन यहाँ से होगी, तो इसको यहाँ रखो फिर। तो कह सकते हैं यहाँ पर बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 और फंक्शन बन गया 5x। तो 5x का मान वही है 1 माइनस h, फिर माइनस में है 4, इजी है। और आप जानते हैं कि हमें लिमिट का मान तब तक नहीं रखते हैं जब तक बट्टा में 0 बनता हो। अब बट्टा में तो 0 बनना ही नहीं है, कि बट्टा में h है ही नहीं ना, तो इसमें h का मान रख दो 0, दिक्कत क्या है, रख दीजिए। तो बनेगा 5 1 माइनस 0 माइनस में 4, मतलब यह बन गया 5 माइनस 4। मतलब यहाँ से आप देख पा रहे हैं LHL का मान 1 आ चुका है। एकदम सिंपल प्रोसेस मात्र है ये, ठीक है ना। इसी प्रकार निकालते हैं RHL, मतलब कि दाईं सीमा। तो दाईं सीमा RHL, इसका भी सूत्र आपने अभी देखा था, लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0, और ये होता है f a प्लस h, a में कुछ जोड़ा जाता है इसमें। तो कह सकते हैं यहाँ पर कि x बराबर 1 पर, अब बिंदु है x बराबर 1, तो x बराबर 1 पर निकाल लीजिए भाई, वही RHL बराबर में लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 f 1 प्लस h। वापिस वही बात रिपीट कर रहा हूँ मैं, फंक्शन में x के स्थान पर 1 प्लस समथिंग आ गया, मतलब 1 में कुछ जुड़ रहा है, तो फंक्शन में x का मान 1 से बड़े मान की तरफ जा रहा है, इसलिए ये वाली कंडीशन है, x का मान 1 से बड़ा हो, है ना। तो फंक्शन इस प्रकार व्यवहार कर रहा है, रख दो भाई यही। तो यहाँ पर वही वापिस लिमिट h टेंडिंग टू 0 और ब्रैकेट में वही 4x क्यूब, मतलब 1 प्लस h का क्यूब, और माइनस में है 3, और x का मतलब वापिस वही 1 माइनस h, ठीक है। अच्छा माइनस नहीं है वैसे, यहाँ पर प्लस होगा भाई। वापिस वही बात, बट्टा में तो h है नहीं, तो बट्टा में 0 बनना नहीं है, तो h का मान रख दो लिमिट के रूप में। तो बनेगा 4 1 प्लस 0 का क्यूब, माइनस में 3 1 प्लस 0, और ये बनेगा 4 माइनस 3, मतलब यहाँ से अगर आप देखें तो RHL का मान भी 1 आ चुका है। देखिएगा इसमें आप देख पा रहे हैं स्पष्टता कि यहाँ पर इस फंक्शन का x बराबर 1 पर LHL का और RHL का मान 1 आ चुका है। अब हो सकता है कि x के मान 1 पर इसका मान नहीं होता, लेकिन x के मान 1 से जस्ट पहले, जस्ट बाद वाले बिंदु पर मान आ रहा है, जो कि बराबर है 1 1। इसका मतलब इसकी लिमिट का अस्तित्व है, और इसकी लिमिट का मान इनके मान के बराबर ही होगा। तो लास्ट में कह सकते हैं कि यहाँ LHL बराबर RHL बराबर 1 है, अतः इसकी लिमिट का जो मान है ना वो भी 1 होगा। ऐसे इसको जांच सकते हैं आप। तो बड़ी आसान सी एक फॉर्मेलिटी मात्र थी ये, तो इसको आप समझ पा रहे होंगे, ठीक है। इस प्रकार से हालांकि ये बातें 11th क्लास में आपने खूब सीखी हैं, बस एक बार ये ताज़ा हो इसलिए मैंने बताई थोड़ी बहुत। आपको मैं आग्रह करूं कि 11th क्लास की 10वीं प्रश्नावली थी शायद ये लिमिट डेरिवेटिव वाली, उसमें लिमिट निकालने के जो तरीके थे उसमें 4-5 तरीके थे, परिमेयकरण करना, व्यंजक सरलीकरण, है ना, और फलन सरलीकरण, ऐसे कुछ थे वो तरीके। उन तरीकों को एक बार दोबारा पढ़ लें, प्लस आपको शायद 15-20 प्रसार के सूत्र लिखवाए गए थे, साइन का प्रसार, कोस का, टेन का, इन्वर्स में सब प्रसार, वे प्रसार यहाँ पर बार बार काम आएंगे। तो उन प्रसार के सूत्रों को भी एक बार आप ढंग से देख लें। और अंत में आपको कुछ मानक सीमाओं के भी सूत्र लिखवाए गए थे, वो भी शायद 20-25 थे, वो भी सूत्र आपको यहाँ पर काम आएंगे, तो उनको भी एक बार याद करेंगे, ठीक है। तो ये बातें हमें सबसे पहले स्टोर करनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम इस प्रश्नावली का जो पहला पॉइंट है सातत्यता, मतलब कंटिन्यूटी, इसको शुरू कर पाएंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने इस चैप्टर नंबर 6 में जो सीखना, जो प्रश्नावली में शुरुआत के लिए सीखना था, मतलब फंक्शन के बारे में कुछ बातें सीखी हमने, लिमिट को निकालना सीखा है, ये बातें यहाँ पर हमने आज की है। अब अगले लेक्चर्स में हम
सातत्यता को शुरू करने वाले हैं, तो मैं कहूँगा कि इन चीज़ों को एक बार दोबारा से पक्का कर लेना, ताकि अगले लेक्चर में जब इसकी शुरुआत करें हम सातत्यता की तो कोई दिक्कत न रहे। ठीक है, तो बाकी करते हैं हम अगले लेक्चर में। आज के लिए इतना पर्याप्त है।